मेरी जनता जनार्दन के लिए मेरा जीवन और मेरी ये तपस्या, उन्हीं के लिए प्रतिफल उनको प्राप्त होना चाहिए। जिससे भी भेंट करता हूँ, क्या मैं क्षेत्र के लिए ला सकता हूँ, मेरी प्राथमिकता वो होती है। और नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गोविंद नगर विधानसभा में और हमारे साथ हैं गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। मैथानी जी के जीवन का जो सफ़र रहा राजनीतिक, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपने किस अवस्था से शुरुआती में बचपने से किसी को राजनीति में आता है और कोई आरएसएस से जुड़ के राजनीति में आता है। तो उनसे ये सब सारी बातें करेंगे कि जब आप राजनीति में आए तब आपकी उम्र क्या थी और कैसे क्या मतलब राजनीति में ही आना था या फिर आपको कुछ और करना था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जन चौपाल यूट्यूब चैनल पर और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सर आप उत्तराखंड के हैं सर। मैं जन चौपाल चैनल का और सभी इसके परिवारीजनों का स्वागत करता हूं कि आप जनहित के मसलों को उठा करके और उसके निराकरण के लिए जनप्रतिनिधियों को उनके ध्यान में भी लाते हैं और उनको मजबूर भी करते हैं, जिससे जनता का वास्तविक रूप से इस चैनल के माध्यम से लाभ होता है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं वास्तविक रूप से उत्तराखंड का ही निवासी हूं, लेकिन मेरे पिताजी चूँकि वहाँ पर जहाँ हम लोगों के लिए कठिनाई होती थी पहाड़ों पर, तो हमारे पिता 7 वर्ष की आयु में वहाँ घर छोड़ करके चले आए थे और यहाँ पर नवाबगंज में एक बाई जी के क्वार्टर है, उसमें एक क्वार्टर उनको मिल गया था। खुद ही उन्होंने अपनी शिक्षा ट्यूशन पढ़ा करके अपनी शिक्षा को भी ग्रहण किया और उन्होंने हलीम मुस्लिम कॉलेज में, जिनका उनका परिचय पत्र मेरे पास अभी रखा हुआ है, हलीम मुस्लिम का परिचय पत्र है जिसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, एसडी कॉलेज का परिचय पत्र है जिसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और डीएवी कॉलेज का भी परिचय पत्र है जिसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। इसके बाद स्वयं उन्होंने अपनी नौकरी करके और हम सब लोग लेबर कॉलोनी शास्त्री नगर के बिल्कुल ठीक बगल में, यहाँ पर जीवन के 42 वर्ष यहीं कानपुर में पैदा हुए और यही जीवन के 42 वर्ष इस लेबर कॉलोनी में रह करके और तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए हम सब लोगों ने अपने जीवन को प्रारंभ किया। बीच का एक कालखंड आया था जब 1976 से लेकर 82 तक पिताजी हमारे ट्रांसफ़र हुए और गोरखपुर गए। तो गोरखपुर के 11 किलोमीटर पहले सैजनवा है, वहाँ पर एक मस्करा इंटर कॉलेज है राप्ती नदी के किनारे। तो वहाँ पर जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो मस्करा इंटर कॉलेज में जब मैं पढ़ा तो वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल डी वी राज जी थे। तो सबसे पहले उन्होंने, चूँकि वहाँ पर छात्र राजनीति उस समय खूब चलती थी, तो हम लोग चूँकि सारे मित्र यारों के साथ काफ़ी तेज़ तर्रार स्थिति में रहते थे, तो छात्र राजनीति से जुड़े और सबसे पहले विद्यार्थी परिषद से उन्होंने हमें कॉलेज का प्रमुख बनाया और तब वहाँ पर हमने कॉलेज के चुनाव को अपने पक्ष में करके और अपने ही साथी छात्र नेता को वहाँ पर जितवा करके और उस न्यूसेंस को उस कॉलेज से दूर कराया, जिसके कारण से आए दिन वहाँ स्ट्राइक होती थी और छात्र नेता जो कई एनएसवाई के थे, कई तमाम तरह के लोग थे जो वहाँ पर डिस्टर्बेंस करते थे। उसके बाद वहीं से मैं संघ का स्वयंसेवक बना और प्रथम शिक्षा वर्ग मैंने किया महाराणा प्रताप गोरखपुर में मंदिर से लगा हुआ, गोरखनाथ मंदिर से लगा हुआ कॉलेज है, वहाँ से प्रथम शिक्षा वर्ग किया। संकटा जी थे हमारे जिन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया और उसके बाद फिर कानपुर 6 साल बाद यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। वहीं पर एक मुरारी इंटर कॉलेज है, 2 वर्ष मैंने वहाँ पे शिक्षा की, 4 वर्ष मैंने मस्करा इंटर कॉलेज में पढ़ा और फिर कानपुर आ गया। फिर यहाँ हरसाई और डीबीएस इन सब विद्यालयों में पढ़ा, मैं महात्मा गांधी में पढ़ा, ज्ञान निकेतन में पढ़ा, अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हुए अपनी शिक्षा को। और लास्ट में फिर जब मैं डीबीएस से हुआ तो वहाँ से छात्र राजनीति में मेरा इंटरेस्ट जगा, क्योंकि वो वहीं से मैं पहले विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, तो उस सेवा में भी। और तब वहाँ से करते हुए फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। उस साल हमारे साथ रविंद्र सिंह चौहान वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, मैं भाई उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था। लाठीचार्ज हो गया था, ये बात अलग है, उस समय चुनाव नहीं हुआ था। राजवीर सचान जी जो आज हिंदुस्तान में पत्रकार हैं, ये हमारे साथ थे। काफ़ी हम लोगों ने छात्र राजनीति में लाठियाँ भी खाई, मुकदमे भी झेले, सारा जैसा होता है वो सब करते रहे और समाज जीवन में हम लोग प्रवेश कर गए। और उसके बाद फिर कहीं व्यापार मंडल से जुड़ के और 89 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई दायित्व तो नहीं होता था, तो उस समय हम व्यापार मंडल को लेकर के और व्यापारियों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष किया। कानपुर की कोई भी बंदी होती थी तो उसका संयोजक आदरणीय श्याम बिहारी मिश्र जी मुझको ही बना देते थे और कानपुर को कई बार मायावती जी के समय में भी 3 दिन की ऐतिहासिक बंदी हम लोगों ने करी और तमाम ऐसे व्यापारियों के संघर्ष हम सब लोगों ने किया। पहली बार हम लोगों ने नारा दिया था जब मायावती के शासन में पुलिस का अत्याचार चरम पर था, तो हम लोगों ने नारा दिया था कि पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है, व्यापारियों ने नारा दिया था और पुलिस से खूब संघर्ष हुआ था। तमाम मुकदमे सब लगते रहे और फिर भारतीय जनता पार्टी में भी
जब जब अवसर मिलता था तब काम करने का हम लोग काम करते थे। अध्यक्ष जब जहाँ पर हमसे जैसी अपेक्षा करते थे उसको हम लोग पूरा करते थे, और वो करते करते फिर हमको भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले जिला कार्य समिति का सदस्य बनाया गया, फिर हमको महानगर कानपुर में बीजेपी का मंत्री बनाया गया, फिर महामंत्री बनाया गया, फिर महामंत्री बनाया गया, फिर अगले रिज्यूम में महामंत्री बनाया गया, 3 बार महामंत्री, और फिर उसके बाद अध्यक्ष बना दिया गया, फिर अध्यक्ष बना दिया गया, फिर रिपीट करके अध्यक्ष बना दिया गया, फिर विधायक और फिर विधायक। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ एक कार्यकर्ता के नाते से एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके पास कोई गॉडफादर नहीं, जिसके पास मात्र परिश्रम, श्रम और पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी। मेरी जनता जनार्दन के लिए मेरा जीवन और मेरी ये तपस्या, उन्हीं के लिए प्रतिफल उनको प्राप्त होना चाहिए, और इसके ही आधार पर मैं समाज में काम करता हूँ। और डेवलपमेंट के पूरे काम, मुझे लगता है कि 24 घंटे मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए और क्या ले आऊँ और क्या ले आऊँ, इसी उधेड़-बुन में मैं रहता हूँ। और किसी भी माननीय मंत्रीगण के साथ अगर बैठ करके मुझे 10 मिनट भी उनके साथ बैठने का अवसर मिलता है, तो उस 10 मिनट में मैं सबसे पहले अपना कोई ना कोई विषय अपने क्षेत्र के लिए लाता हूँ, तब बाकी शेष समय में मैं और दूसरी बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं किसी भी मंत्रीगण से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिससे भी भेंट करता हूँ, क्या मैं क्षेत्र के लिए ला सकता हूँ, मेरी प्राथमिकता वो होती है और उसी आधार पर मैं काम करता हूँ। तभी शायद मुझे लगता है कि पिछले 2.25 वर्ष का कालखंड, जिसमें मात्र 11 महीने करीब, मुझे 12 महीने मुझे करीब काम करने का अवसर मिला, 225 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कराए। जो 15-15 वर्षों से सड़कें नहीं बनी थी, सनेश्वर मंदिर की रोड वाली सड़क, उस सड़क को बनवाया, जिसको लोग कहते थे ये बन ही नहीं पाएगी, उस सड़क को बनवाया। मामा तालाब, जिसको लोग कब्जा कर लिए थे, उस मामा तालाब को डेवलप करा रहा हूँ। 5-5 पुल मेरी विधानसभा क्षेत्र में है। एक पुल आप सीओडी का केवल उद्घाटन हुआ था, बड़े शहर में जय जयकार हुई थी। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 5-5 पुल, 2 पनकी क्षेत्र में है, एक नौरिया खेड़ा में है जो नहर के ऊपर एक एक्स्ट्रा बना रहे हैं, एक दादानगर में है, एक समानांतर पुल है, एक मैंने बर्रा 8 को, किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र को अपनी विधानसभा क्षेत्र जोड़ने के लिए एक अलग से मैंने पुल को उसको डेवलप कराया, जिसमें मैंने भारत सरकार में जाकर के और पेट्रोलियम मिनिस्टर से अतिरिक्त अनुमति लेकर के उस पुल को भी मैंने चालू कराया। क्योंकि उस पुल के न बने होने के कारण से बच्चों के स्कूल के रिक्शे, बुजुर्ग महिलाएं उल्टी दिशा में हाईवे में 1.5 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर रहती थी, और रोज़ ये अखबारों में समाचार आता था कि आज डीसीएम ने इसको रौंद दिया, आज उसको कुचल करके, ट्रक से कुचल करके किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और रोज़ मौत की समाचार, दुखद समाचार आते थे। अब उसको पूरा पटाक्षेप करके एक अतिरिक्त मार्ग मैंने वहाँ पर भी दे दिया, और एक अतिरिक्त मार्ग ये आपने देखा होगा कि जो इधर से डबल पुलिया से लेकर के और लोहारन भट्टा होती जीटी रोड से मैं जोड़ रहा हूँ। ये बात विषय मैंने सदन में उठाया था। मैंने सदन में कहा था कि हमारे कानपुर में कार्डियोलॉजी एक ऐसा सेंटर है कि हार्ट के पेशेंट के पास केवल अस्पताल तक पहुंचने का समय नहीं होता है। अगर वो अस्पताल तक पहुंच जाए तो आसपास का रिकॉर्ड है कि 16-17 जिलों के लोग जो कार्डियोलॉजी पहुंच जाते हैं, लगभग 95% लोग अपनी ज़िंदगी को बचा लेते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स इतने पेन लेते हैं कि वो प्रत्येक पेशेंट को अपना परिवार का मान करके उनकी जान बचा लेते हैं। लेकिन हार्ट के पेशेंट के पास चूँकि समय बहुत कम होता है, तो उसको एक अतिरिक्त मार्ग चाहिए। तो पूरे कानपुर के लिए मैंने एक अतिरिक्त मार्ग अपनी विधानसभा क्षेत्र से दिया है कि आप इस नहर से जाइए सीधे। अब तो रेलवे लाइन भी हटने का हो गया है, रेलवे लाइन हटेगी, अन्यथा मैं इसको हाईवे पे ले जा करके और ऊपर एलिवेटेड रोड में जुड़वा रहा था। लेकिन अब जब रेलवे लाइन हट रही है तो सीधे इसको जीटी रोड में जो 6 लेन बन रही है इसमें जुड़वा दूंगा, तो जिससे कोई भी व्यक्ति अगर हार्ट का पेशेंट है, उसके पास समय कम होता है, तो इस रोड से जाम मुक्त नए मार्ग से वो हार्ट के उस अस्पताल में, कार्डियोलॉजी में पहुंच सकता है और उसकी जान बच सकती है। मुझे लगता है कुछ काम हमको ऐसे भी करने चाहिए जिससे वोट भले ही नहीं मिलता, लेकिन हर काम केवल वोट के लिए करें, ये मेरे सिद्धांत में नहीं है। मैं कुछ ऐसे रचनात्मक काम भी करता हूं जिसके आधार पर और भी मेरी जो संवैधानिक शक्ति है, जो लोगों ने, जनता ने मुझे दी है, उसका सदुपयोग हो। जैसे टीबी के मरीजों को, 2 बच्चों को मैंने गोद लिया। मैंने अपना दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं टीबी की बीमारी से अपनी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र को मुक्त करूंगा। ऐसे 2 बच्चों को, एक बेटी है, एक बेटा है, मैंने उसको गोद लिया है और उसको भी मैं काफ़ी कुछ ठीक कर लाया हूं। और कुपोषण पर मैं काम कर रहा हूं। हमारी जितने क्षेत्र में आंगनबाड़ियां हैं, उन सारे आंगनबाड़ियों को दुरुस्त करके मैं पोषण की अच्छी व्यवस्था करके अपनी विधानसभा क्षेत्र को कुपोषण से मुक्त करूंगा, टीबी से मुक्त करूंगा। विद्यालयों को भी, मैंने एक विद्यालय को, कक्षा 5 तक के विद्यालय को भी गोद लिया है। हमारे यहाँ 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मैंने गोद लिया, अपने कार्यकर्ताओं को गोद दिया, जहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था, बेडों की व्यवस्था,
पानी की व्यवस्था, वहाँ पे शेड की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, ओपीडी भी मैं चलवाता हूँ। अभी कुछ डॉक्टर से मेरी बात हो रही है जो मैं सरकारी ओपीडी में कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स की फ्री सेवा लेकर के उन ओपीडी को भी मैं देना चाहता हूँ। कोई एक जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, एक एक्सपर्ट फिजिशियन हो, एक एक्सपर्ट महिला एक्सपर्ट हो, जिससे जो लोग नर्सिंग होमों में जाकर के 500 रुपये 1000 रुपये की फ़ीस बमुश्किल दे पाते हैं, उनको उस प्रकार की ओपीडी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिले। ऐसे मैंने गुजैनी में भी गोद लिया है, उसको केंद्र बना रहा हूँ और ये भी सेवा लोगों को दूंगा। अब इन सब से वोट नहीं मिलता है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हर काम केवल वोट के लिए करूं, ऐसा मेरे स्वभाव में नहीं है। कुछ ऐसे रचनात्मक काम भी मैं करूंगा जो संवैधानिक उस शक्ति के आधार पर लोगों को कुछ लाभ अतिरिक्त दे सकूं। मतलब मैं विधायक क्यों बना, इसका उत्तर मैं ईश्वर को भी दे सकूं और अपने मन को भी दे सकूं। ऐसे भी कुछ काम अपनी विधानसभा क्षेत्र में करके अपनी जनता को सौंपूंगा। सर एक सवाल और है सर, जब से मैं आपको देख रहा हूँ वही लगभग 2007 से आपका नाम सुना था। उस समय मैं पढ़ रहा था, पिताजी ने आपके बारे में बताया था। तो सर जब भी मैंने आपको देखा, आप राजनीति में होते हैं, जनता के बीच होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, सर आपके यही बदन पे हमेशा यही सदरी क्यों होती, इसी कलर में क्यों होती है? ऐसे मैं हरसाए में पढ़ता था तो बायोलॉजी के टीचर थे हमारे अजय सिंह जी, विजयनगर में डोल पुलिया के पास रहते थे। जी। तो मुझे उनकी बात याद है, वो कहते थे जब हम लोग क्लास के अंदर जाते थे तो वो कहते थे हमें अपने तन पर वो कपड़े पहनने चाहिए जो हमको अच्छे लगें। तो मेरा मानना है चूँकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको पहनता हूँ और उसमें कोई सर विशेष। पीला कलर मतलब आपका फेवरेट कलर है? हाँ, फेवरेट है, निश्चित रूप से फेवरेट है, इसलिए मैं उसको मैक्सिमम धारण करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ काम मुझे वो भी करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैंने अपनी पसंद से कर रखा है, बस इसमें और कोई भी अतिरिक्त बात नहीं है। सर अभी आपने बताया कि आप अपनी विधानसभा की जनता के लिए और विधानसभा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सर कानपुर शहर शुरू से देखा जाए तो औद्योगिक नगरी कहा जाता है। सर जो मिलें बंद हो गई हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो सर इस पे क्या कहेंगे आप? रोजगार को लेके मैंने बहुत काम किया। मैं सीमाओं में बंध के काम नहीं करता। मैं कानपुर महानगर का 8 वर्ष तक 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ जी। और 7 विधानसभाओं को मैंने लगातार नेतृत्व दिया है। पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं 7 विधानसभाओं को नेतृत्व दूँ। अब तो ये एक विधानसभा है। मैं तमाम क्षेत्र के लिए काम करता हूँ। अभी मैंने झकरकटी जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को पीपीपी मॉडल पे उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन, मैं कहूँगा अगर कहीं चूक जाएं तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर होगा, एक बहुत बढ़िया बस स्टैंड जिसमें सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, वो बना करके लोगों को दे रहा हूँ। ये मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मेरी रुचि है तो मैं उसको करता हूँ। इसी प्रकार के तमाम ऐसे काम हैं जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में भले ही नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। जैसे मेडिकल का पैसा भी मैं पूरे कानपुर से कोई आए मैं कभी नहीं पूछता। मैं मेरे पास आने वाला, मैं रोज़ जनता दरबार लगाता हूँ 10:30 से 12:30 के बीच में, सोमवार मंगल को, चूँकि सारे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी लखनऊ में ही होते हैं, माननीय योगी जी, तो उनसे लोगों के काम कराने के लिए 2 दिन मैं लखनऊ रहता हूँ। शेष 10:30 से 12:30 रोज़ मैं जनता दरबार लगाकर जनता दर्शन करता हूँ, जिसमें आने वाले का ना नाम पूछता हूँ, ना कोई अप्रोच पूछता हूँ, ना ये पूछता हूँ कि तुमने वोट दिया कि नहीं दिया, ना मैं उसका बूथ देखता हूँ कि मैं हारा वहाँ से उस बूथ से या जीता। मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि मेरे पास संवैधानिक शक्ति जब जनता जनार्दन ने दी है तो वो समर्पित उन्हीं के लिए होनी चाहिए। मैं किसी का नाम और पता नहीं पूछता, सबके काम करता हूँ और ये मेरा स्वभाव अभी से नहीं, पहले से रहा है। जब मैं अध्यक्ष रहा तो लाल इमली के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मैं पीएमओ तक गया, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने लाल इमली की बात करी। और चूँकि सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता है, इस उद्देश्य के साथ अब उसको निगम बनाया है उन्होंने, जस रक्षा प्रतिष्ठानों को, इस तरह से इनको भी ये चला रहे हैं। और लाल इमली की जहाँ तक मैं बात करूँ कि लाल इमली को भी बंद करने की घोषणा की गई है और उसका बाकी पैसा भुगतान कई बार मैं त्योहारों पे दिलवा चुका हूँ और आगे भी मुझे भरोसा है कि इनका संपूर्ण हिसाब लाल इमली का मैं करा सकूँ, जिससे गरीब मजदूरों का भला हो, ये भी कराऊंगा। और जहाँ तक नए रोजगार के सृजन का विषय है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने नौजवानों को रोजगार के नए संसाधन का सृजन किया है। जब मोदी जी की पहली रैली मैं कानपुर में करा रहा था तो उस पर मोदी जी जब मंच पर आए थे तो मैंने मोदी जी से आग्रह किया था, मैं संयोजक था चूँकि उसका, मैंने कहा भाई साहब इस समय जितनी भीड़ यहाँ दिख रही है, 2013 की बात है, 19 अक्टूबर 2013, मैंने कहा जितनी भीड़ दिख रही है मुझे लगता है कि अब लोग आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं तो कानपुर को कुछ अतिरिक्त सौगात आपके द्वारा मिलनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये का
टूल रूम मेरे उस रिक्वेस्ट पर अथर्टन मिल में देने का काम किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। और रोजगार के साधन को ITI के पास लड़के जो सर्टिफिकेट लेके घूम के कहीं पर चपरासी की नौकरी करते थे, कहीं सुपरवाइजर की नौकरी, जिस ट्रेड से उन्होंने पास किया, जिसके वो एक्सपर्ट हैं, स्किल डेवलप है, उस पर वो काम नहीं कर पाते थे, उसकी सैलरी उनको नहीं मिलती थी और वो सर्टिफिकेट घर में रहता था। उसके लिए रोजगार मेला लगाया, रोजगार मेले का मैंने उद्घाटन भी किया। और यहाँ पर करीब लगभग 1200 कुछ बच्चों को, 1242 या 43 बच्चों को जो ITI पास थे, जिन जो सर्टिफाइड थे, उन सर्टिफाइड बच्चों को उनकी ट्रेड के अकॉर्डिंग 12,000 14,000 से लेके 25,000 रुपये तक की नौकरी यहाँ रोजगार मेले के माध्यम से दिलवाई है। और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है 1547 बच्चों का, जिनका नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर मेरे पास अंकित है विभिन्न प्राइवेट संस्थानों को लेकर के। और रोजगार मेले में, जो रोजगार मेला लगता है, उनके माध्यम से लोगों को ये नौकरी भी दिलवाई है। और अब तो मेरा और सौभाग्य कि माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने मल्टी स्टोरी एक फैक्ट्री का हमारे यहाँ उद्घाटन कर दिया, जो होजरी का हब है, जिसमें हजारों नौकरियाँ वहाँ पर लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसका निर्माण होना प्रारंभ हो गया है, बहुत जल्दी वो भी रन करने की स्थिति में होगा और लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मेरी विधानसभा क्षेत्र में नौजवानों को प्राप्त हो। और घरेलू महिलाओं के लिए भी मैंने कई बार जिला उद्योग केंद्र पर जाकर के उसका उद्घाटन किया, सिलाई मशीनें बांटी हैं, टूल्स बांटे हैं। कई हमारे कुमार भाई, कहीं विश्वकर्मा सम्मान निधि और विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भी लोगों को उनके एडवांस टेक्नोलॉजी के टूल्स बांटने का काम किया है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दिलवाई है घरेलू महिलाओं के लिए, जो जैसे सपोज़ हम अगर उसका होजरी का अगर उनसे अटैच कर देते हैं, तो जो सिलाई मशीन जिनको प्राप्त हुई है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, और मिनिमम मानदेय भी उनको प्राप्त हुआ है 225 रुपये से 250 रुपये पर डे के हिसाब से, और उनको सर्टिफाइड हुई हैं, उनको मशीनें मिली हैं। तो जैसे होजरी का ये हब बनता है, मैं उदाहरण अगर दूँ तो वहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलेगा, यानी उनको रॉ मटेरियल लेने कहीं नहीं जाना, घर पे बैठ के जितना काम करना चाहें, जितना कमाना चाहें वो कमा सकती हैं, स्वतंत्र हैं। तो वो वहाँ से रॉ मटेरियल लेंगी, उनको पर पीस के हिसाब से तैयार करके देंगी, और उसका जो प्रॉफिट है सीधे उनके खाते में जाएगा। यानी दलाल कोई प्रक्रिया नहीं बीच में, सीधे माल की सप्लाई होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी, सीधे आपके खाते में आएगा। तो घर बैठे जो घरेलू महिलाएं हैं कि जिनके पास दिन में टाइम होता है कि सवेरे बच्चे स्कूल चले गए, उनके हस्बैंड नौकरी पे चले गए, अब उनके पास 5-6 घंटे का समय पूरा रहता है, तो उसमें वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा काम करना चाहें, तो ऐसे जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उन घरेलू महिलाओं के लिए भी रोजगार के साधन को सृजन किया है हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने, और उसी को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूं। तो रोजगार की दिशा में भी मैंने बहुत काम किया अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और अभी भी बहुत काम करने का मेरा मानना है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र अन्य विधानसभाओं को रोजगार दे। ऐसे प्रयास मैंने लक्ष्य लिया है कि इस 5 साल में कितना फेल होऊंगा, पास होऊंगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन 5 साल में 5000 बच्चों को नौकरी दिलवाने का लक्ष्य मैंने स्वयं में लिया है। मैंने इसको किसी चुनावी उसमें वादा नहीं किया है, जीतने के बाद मैंने स्वयं में लक्ष्य लिया। देखेंगे ईश्वर कितनी सफलता दिलाता है। कुछ भी सफलता अगर उसमें मिलेगी तो मुझे लगता है कि प्रारंभ ये अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गोविंद नगर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। इन्होंने बताया कि अपने विधानसभा के अलावा ये कानपुर शहर के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो। सर ने बताया कि इनके यहाँ खुद ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मशीनें दी जा रही हैं और उसका पैसा भी उन्हें दिया जाएगा जो काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ जन चौपाल पर इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए, और लोगों को जनहित में काम होने के लिए देखते रहिए।